हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 9th क्लास की बायोलॉजी आपकी जो चल रही है, और कल हमारा जो है पहला लेक्चर था। लास्ट वीडियो जो आपने देखी है उसमें हमने सेल को स्टार्ट किया है, और सेल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स कि आपको सेल को डिफाइन, आपको पता है कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अगर इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं आपको पता है, वो डिस्कस दोबारा हम नहीं करेंगे। सेल की डिस्कवरी आपको पता है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में जो है एक स्लाइस ली थी और उसको एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव था। आज के टाइम का माइक्रोस्कोप नहीं था, बहुत ही प्रिमिटिव था। तो वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, लेकिन डेड था। फिर लीवन हुक आए थे, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। फिर धीरे धीरे जो है क्वालिटी बढ़ती चली गई और माइक्रोस्कोप उत्तम क्वालिटी के आगे तो फिर रॉबर्ट जो ब्राउन है, उन्होंने उसके अंदर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। फिर शिल्डन एंड स्वान आए, इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दी और बताया कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों परफॉर्म करती है। इस बात का स्टूडेंट्स हमें पता चला था जो सेल थ्योरी आई थी तब। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विर्चू। उन्होंने बोला था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट इन्होंने ऐड किया था सेल थ्योरी में, और इसको बोलने लगे थे हम मॉडर्न सेल थ्योरी। जो उसके बाद हमने शेप और साइज के बारे में डिस्कस किया था। ज्यादा वो नहीं जाएंगे हम डिटेल्स में, बस आप लास्ट वीडियो को देख लेना, दोबारा रिव्यू कर लेना कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है सॉरी। और जो उसके बाद हमने डिस्कस किया था वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सिंगल सेल है, और मल्टी सेलुलर में क्या है, सेल्स का ग्रुप बनना शुरू हो गया, सेल्स जो मोर देन वन बनने हो गए हैं। और जब मोर देन वन सेल्स बनते हैं तो आपको पता है टिश्यू है, और टिश्यू का जो हमारा नेक्स्ट ही चैप्टर है, जैसे ही सेल कंप्लीट होगा, सेल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो होगा हमारा टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन जो सेल है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है बेसिक 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरी है हमारी साइटोप्लाज्म, और थर्ड थिंग इज न्यूक्लियस। ये 3 चीजें हैं बेसिकली जो कंस्टिट्यूट करती हैं कंप्लीट सेल को। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग और होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ये 2 पार्ट हैं जो इनको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। और इसका लेवल आपको मैं बता चुका हूं कि हमारा बोर्ड टू एनटीएससी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बाकी चीजों को मैं रब कर देता हूं जस्ट। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो एक सेल होता है, सेल का अगर मैं यहाँ पे हल्का सा डायग्राम ड्रॉ करूं, कंप्लीट डायग्राम अब हम अभी नहीं करेंगे, जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम जो कंप्लीट डायग्राम सेल का डील करेंगे। ये देखो, ये आउटर कवरिंग है, इसमें कुछ लिक्विड मटेरियल होता है, आउटलाइन जो हम देखेंगे सेल की यहाँ पे, और इसके अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है कुछ इस तरह से। इसके अंदर इसका अपना मटेरियल होता है, इसका अपना जो लिक्विड है इसके अंदर होता है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है स्टूडेंट्स, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि सबसे बाहर जो कंप्लीट सेल है, सेल को एक सराउंड कर रही है कवरिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। दूसरा जो लिक्विड मटेरियल आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स अब देखो सेल वॉल की जगह बचती है। सेल वॉल मैंने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है कि सेल वॉल होगी। एक रिजिड सी कवरिंग होती है किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये कंप्लीट थ्रू आउट द सेल जो है रन करेगी। मैं इसका एक पार्ट जो आपको ड्रा करके दिखा रहा हूं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी सेल वॉल। ये चार कंपोनेंट्स हमारे पास आए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल वॉल। आइए स्टूडेंट्स तो इनको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन से। तो इस डायग्राम को जो मैं रब कर देता हूं, आपको पता चल गया कि आउटर मोस्ट कवरिंग है एक, उसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग है तो इसकी क्या करेगी, गार्ड करेगी ना। जो सेल है, सेल का जो इनर मटेरियल है, इसको आउटर मटेरियल की साइड नहीं जाने देगी, यानी कि सेपरेट करेगी किसको, इनर मटेरियल को और आउटर मटेरियल को। यानी कि जो इनर एटमॉस्फेयर है और जो आउटर एटमॉस्फेयर है, उनको क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है स्टूडेंट्स। तो पहला ही काम क्या हो जाएगा इसका, आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन तो देगी। दूसरा जो सेल का इनर मटेरियल है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रही है, डिफर कर रही है, उसको सेपरेट कर रही है। उसके बाद जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर सेल को कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेजना है, या फिर कोई यूजफुल प्रोडक्ट है उसको अंदर लेके आना है, तो वो भी कहां से होगा, सेल मेम्ब्रेन से होगा। यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो वो भी कौन प्रोवाइड करेगी, सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करेगी। दूसरा ये आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग है तो जो सेल की एक शेप है, सेल की एक शेप है, सेल की जो एक डेफिनेट शेप है, वो शेप बनाने में भी किसका योगदान रहेगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो है बहुत ही क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें। दूसरा हाँ, जो ट्रांसपोर्टेशन है यहां से अक्रॉस, वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखो दो तरीके से होता है। एक तो सिंपल, जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं स्टूडेंट्स, आप आसानी से जा सकते हैं, या फिर आप अपने घर से सिटी की तरफ, ट्यूशन सेंटर की तरफ आते हैं, कोचिंग सेंटर की तरफ आते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं, तो आप देखें कोई बैरियर नहीं होता, कोई बैरिगेट्स नहीं होता। आप आराम से जो है अपने पैदल जाते हैं तो पैदल चले जाते हैं, बाइक पे जाते हैं तो बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से, या फिर स्कूल बस से, आप जैसे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होती स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको पाकिस्तान जाना है, आपको पाकिस्तान जाना है, तो आपकी क्या होगी, एक स्क्रीनिंग होगी कि क्या आप वहां के लिए जो सूटेबल है, क्या वहां की जो गवर्नमेंट है आपको परमिट कर सकती है, या माने कि कोई पाकिस्तानी अपने यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे ना, सारे के सारे जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं हमारे, अलग अलग लेवल पे उसको टेस्ट करेंगे। तो इसको ऐसे ही जो हमारा सेल है, जो हमारा सेल है, सेल के इनसाइड और आउटसाइड अगर कोई मटेरियल ट्रांसफर करता है तो उसकी क्या होती है, प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट किया है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन का पहला ही पॉइंट आपको पता चला है कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो पहला ही पॉइंट जो हमारा सेल मेम्ब्रेन में होगा वो है आउटर मोस्ट कवरिंग। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, सेपरेट करती है इनर एटमॉस्फेयर को फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर। सेपरेट इनर एटमॉस्फेयर, इनर सेल मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उससे जो इनर सेल मटेरियल है उसको क्या कर रही है क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। उसके बाद एक्ट एज ए
फिजिकल बैरियर, अभी मैंने जो डिस्कस किया था कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे कर सकते हैं, तो क्या है ये, जैसे पुलिस के बैरिकेड्स आपको दिखाई देते हैं, बैरियर दिखाई देते हैं, यहां भी क्या है, एक फिजिकल बैरियर है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा और कौन सा अंदर नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन की जो है परमीबिलिटी, PERMIABLITY, परमिएबिलिटी। अब ये परमिएबिलिटी क्या होती है कि परमिएबल होता है जिसके पार जाया जा सके, जिसके पार जाया जा सके। तो चीजें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परमिएबल और एक होती है नॉन परमिएबल। परमिएबल वो होती है जिसके अक्रॉस आप मूवमेंट इजीली कर सके, और नॉन परमिएबल होती है जिसके अक्रॉस आप मूवमेंट ना कर सके। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी परमिएबल और ये हो गई नॉन परमिएबल। आपको पता है बीच का रास्ता हर जगह पे होता है, तो इनके बीच का है जो वो हो गई सेमी परमिएबल, या इसी को हम बोलते देते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन अभी डिफरेंस आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ आप ये याद रखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो किसको अलाउ करती है, जो चाहे पार्टिकल अंदर आ सकता है, और जो रिक्वायर्ड पार्टिकल हमारा यहां नहीं है उसको हम सेल के अंदर नहीं आने देते। ये होती है सेल की परमिएबिलिटी। तो जो हार्मफुल है उसके लिए हम क्या करते हैं, एज ए फिजिकल बैरियर एक्ट करेगी, और जो परमिएबल है उनको क्या करेगी, अंदर आने देगी। मींस सेल क्या करेगी, सेल की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगी, सेल ट्रांसपोर्टेशन, सेल में ट्रांसपोर्टेशन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैंने बोला ये परमिएबल है, तो इसके अंदर भी चीजें आ सकती हैं और इससे बाहर भी चीजें जा सकती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट्स ये दो टाइप से होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। एनर्जी आपको पता है हमारी जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में हम अच्छे से डील करेंगे इसको। तो जहां पे हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है स्टूडेंट्स तो क्या है, हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी कंज्यूम नहीं होती तो हमारी वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहां जो हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट से डील करेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनके अक्रॉस हमें डीलिंग करनी है। मेन अब यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा है एक्टिव और पैसिव। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये दो तरीके से होता है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक डिफ्यूजन है और एक ओस्मोसिस है, जिसकी हेल्प से क्या होती है, सेल में ट्रांसपोर्टेशन होती है। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस को थोड़ा सा हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। देखो डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोला स्टूडेंट्स, मूवमेंट किसकी, मूवमेंट पार्टिकल्स की। कहां, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कोई एक पार्टिकल है, अगर वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसको। ये पार्टिकल है कुछ यहां पे, ये मानो कि ये एक पार्टिकल है, ये इस एरिया में है इतना, और हम इसको ओपन कर देते हैं, और यहां पे ये है थोड़ा लेस में, तो ये क्या करेगा,
धीरे 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 इस साइड जो है माइग्रेशन जो है ये इस पार्टिकल्स की होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक होगी? जब तक ये दोनों इक्वल उसमें ना हो। यानी कि अगर कोई पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन में है और एक जगह पे वो लोअर कंसंट्रेशन में है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेंगे? मूव करेंगे, और उसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। देखो लाइव एग्जांपल लेते हैं इनका। आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब कपड़े धोती हैं तो एक व्हाइटनर यूज करती हैं जब वो सफेद कपड़ों को धोती हैं। सुखाने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है व्हाइट कपड़ों का, वो होता है व्हाइटनर, जिससे कि कपड़ों की चमक बनी रहे। और जब वो व्हाइटनर को उसके अंदर डालती हैं, आप घर जाके देखना या फिर डाल लेना 2-4 ड्रॉप। जब आप व्हाइटनर को किसके अंदर डालोगे? पानी के अंदर डालोगे, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो व्हाइटनर की जो ड्रॉप थी वो एक सिंगल ड्रॉप थी, ऐसे अपने डाली सिंगल ड्रॉप। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो बकेट है ये ब्लू कलर का हो जाता है। ये भी क्या स्टूडेंट? डिफ्यूजन है। यहां पे जो ब्लू कलर थी, ब्लू कलर की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा थी और यहां पे कम थी, तो ये क्या हुआ? यहां से यहां तक जो है माइग्रेट होना स्टार्ट हुआ, और थोड़ी देर में आपने देखा पूरा का पूरा जो है पानी है उसकी सेम कंसंट्रेशन हो गई, तो क्या हुआ? डिफ्यूजन है। दूसरा, आजकल मच्छर बहुत काटते हैं, तो मच्छर काटते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ऑल आउट। जब आप ऑल आउट को लगाते हो तो ऑल आउट जहां पे आप लगाओगे तो वहां पे क्या होगी? हल्की सी स्मेल आएगी ऑल आउट की। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए जब रूम को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे रूम में जो कंप्लीट रूम में किसकी होगी? ऑल आउट की स्मेल होगी। क्यों? क्योंकि यहां से जो है हायर कंसंट्रेशन थी और यहां पे क्या थी? उसकी लोअर कंसंट्रेशन थी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक हो गई है, तो मच्छर जो है यहां पे भी मारे जाएंगे और यहां पे भी मारे जाएंगे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। आप परफ्यूम यूज करते हो ना, यूज परफ्यूम। जब आप परफ्यूम को यूज करते हो तो परफ्यूम तो आपने कहा अपनी शर्ट पे लगाया, तो शर्ट से जो बाहर की तरफ जो फ्रेग्रेंस आती है क्यों जाती है? क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन जो ज्यादा है और वहां पे कम है, तो फ्रेग्रेंस क्या करती है? मूव करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? आपके डिफ्यूजन के हैं। तो डिफ्यूजन को आपको पता चल गया होगा। अब आप सोचेंगे कि सर हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कहां मूव करती है, कहां डिफ्यूजन की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो सिंपल सा केस लेते हैं एक हमारा रेस्पिरेशन का। जब आप रेस्पायर करते हो यानी कि आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हो। वैसे तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आगे की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रोसेस को, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट की। जब आप लोग ब्रीथ इन करते हो तो क्या इनहेल करते हो आप? एयर। एयर कौन सी? जिसमें क्या अबंडेंस में है? O2। हमें क्या चाहिए? एयर में से O2 चाहिए। हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को ब्रीथ करते हैं, लेकिन एयर में जो अबंडेंस में है वो है हमारी O2। जब हमने O2 को ब्रीथ इन किया तो ये O2 क्या करेगी? कंप्लीट बॉडी का सर्कुलेशन करेगी और दोबारा से कहां आएगी? लंग्स के पास आएगी, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या आएगा? यहाँ पे CO2। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी उसमें CO2 की प्रोडक्शन होती है और O2 की कंजप्शन होती है। कैसे होती है आप हायर क्लास में जानेंगे, यहां जानने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ आप इतना ही जानिए कि जो O2 है, O2 हम लेते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं? उसका O2 का यूज करते हैं, और उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में ये एक्सचेंज होती है। लंग्स में आप क्या ले आए? O2 ले आए फ्रेश एयर से, जबकि बॉडी से क्या आ गई? CO2। अब O2 हमें अंदर चाहिए और CO2 हमें बाहर चाहिए। अब देखो जाहिर ही बात है कि यहाँ पे जो इनर एटमॉस्फेयर है वहां पे हम क्या कर चुके हैं? O2 को यूज कर चुके हैं, तो CO2 ज्यादा है, तो CO2 क्या करेगी? ऊपर की तरफ जाएगी। जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें CO2 की परसेंटेज कम है, तो ये क्या हो जाएगी? बाहर की ओर सिप आउट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने यूज कर लिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज रिलेटिवली यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो ये क्या होगी? अंदर आ जाएगी। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो किसकी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल आप देखते हैं। जैसे आप RO यूज करते हो तो वो क्या है? रिवर्स ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस का उल्टा। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे हम कि सॉरी, जो हमारा RO है कैसे वर्क करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ओस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप बोलेंगे सर यही तो डिफ्यूजन में पढ़ा था। डिफ्यूजन का ही तो एक केस है ओस्मोसिस, लेकिन यहां पे क्या होगी? मूवमेंट ऑफ
लिक्विड किसकी मूवमेंट है? लिक्विड की मूवमेंट है। कहां से कहां? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन एक बात यहां पे ऐड हो जाती है स्टूडेंट्स, थ्रो सेलेक्टिवली, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे मैं इसकी जगह पे एसपीएम यूज करूंगा। ओके, आगे जब भी मुझे सेलेक्टिवली परमिएबल बोलना होगा उसकी जगह स्टूडेंट्स में बोलूंगा एसपीएम। देखो स्टूडेंट्स, मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट है? लिक्विड की। कहां से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तक जो है मूवमेंट है लिक्विड की। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होगी लिक्विड की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ओस्मोसिस बोलेंगे। अब देखो इसके जो ओस्मोसिस है इसका जो तीन केस इसके हम जो है डिस्कस करेंगे कि सेल में जो है कैसे कैसे ये इफेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो केस नंबर 1 हम देखते हैं, डायग्रामेटिकली इनको थोड़ा सा समझेंगे। देखो मैंने एक बीकर बनाया है, एक बीकर बनाया है और बीकर में मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया स्टूडेंट्स, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन में मैं एक सेल को प्लेस करता हूं। किसको प्लेस करेंगे? यहां पे हम एक सेल को, ये रख दिया हमने एक सेल। अब जो ये सेल है, सेल के पास मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, और मैंने बोला था कि जो ओस्मोसिस है मूवमेंट होगी लिक्विड की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है जो केमिस्ट्री में, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो सॉल्यूशन है दो चीजों से मिलकर बनता है, वो एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। नॉर्मली जो सॉलिड पार्टिकल होता है या फिर लेस अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो हायर क्वांटिटी में होता है या फिर जो लिक्विड हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो अब जो ये मूवमेंट होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड करेगी। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट्स जो आउटर एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है इसके अंदर ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है, यही कम है, यही कम है। अब बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स है या फिर हम बोलें जो लिक्विड है, जो हमारा सॉल्यूशन है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? मोर डेंस होता है। ये इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बाहर जाता है अंदर कम है, तो सेल के अंदर जो मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल इसके अंदर है, ये क्या करेगा? बाहर की ओर आएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है? लिक्विड कम है और यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है और यहाँ पे लिक्विड कम है। मींस टू से डेंसिटी है, जो डेंसिटी है, जो हमारे सेल की जो डेंसिटी है वो क्या है? कम है, और बाहर के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो अगर बोलें कि हाइपरटोनिक सेल में अगर हम एक सेल को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे कि जो उसका मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? बाहर की ओर शिप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, अब जो ये है प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मो, यानी कि जो सेल मैटर बाहर आया इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और जब इसके अंदर ये आ जाएगा, जो अंदर का मैटर है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल का साइज जो है स्टूडेंट्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा जो सेल है क्या कर गया? श्रिंक कर गया।
क्या कर गया, श्रिंक कर गया। अब दूसरा केस लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल जो अपोजिट इसके हमने केस लिया, इसमें हमने देखा कि जो सॉल्यूशन है, जो हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कम है, नंबर ऑफ सॉल्यूट स्टूडेंट्स कम है। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मैं ब्लू पेन से ही डिनोट कर देता हूं, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं जो कम है। जबकि हमने जो इसके अंदर सेल रखा है, जो इसके अंदर हमने सेल हमारा रखा है, इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स क्या है, ज्यादा है, यानी कि लिक्विड मैटर है जो इसके अंदर कम है। मीन्स टू से जो हमारा सेल है, जो हमारा ये सेल है, सेल क्या है इस बार मोर डेंस है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, जबकि जो सॉल्यूशन है हमारा इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है। तो जो सेल है, सेल के अंदर जो बाहर का मैटर है सारा का सारा क्या होगा, सेल के अंदर सिप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किसको, जो कंसंट्रेशन है इसको, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स और नंबर ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो है उसको इक्वल करने के लिए इसके सेल जो के अंदर जो है पानी जो है एंटर करना स्टार्ट कर देगा, लिक्विड जो है एंटर करना इसके अंदर स्टार्ट कर देगा। अब देखो, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था, हाइपरटोनिक, और जब सॉल्यूशन में कम है तो हम इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल के अंदर मैटर एंटर करना स्टार्ट कर देता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल क्या हो गया हमारा, टर्जिड हो गया। क्या हो गया, टर्जिड हो गया। और सेल के अंदर अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा सेल जो है हमारा बर्स्ट भी करेगा। ठीक है, अभी एक तीसरा सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो जो तीसरा सॉल्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं इनके बीच का, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है और जो हमारा सेल है, इसके अंदर हमने जो सेल प्लेस किया है, इनकी डेंसिटी स्टूडेंट्स इक्वल है, यानी कि जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इसके अंदर हैं उतने ही बाहर हैं, जो डेंसिटी है इनकी क्या है, इक्वल है। ऐसे सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इक्वल है, ओस्मोसिस में हमने क्या बोलता, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यहां भी वही कंसंट्रेशन है और यहां भी वही कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नो मूवमेंट ऑफ लिक्विड, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होगी, नेट मूवमेंट है जो वो क्या होगी, जीरो होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं एक बार इनको। जो पहला सॉल्यूशन है वो है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन को हमने कब बोला, जब क्या हुआ, जो हमारा आउटर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं वो ज्यादा थे और अंदर वाले में क्या थे, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कम थे। तो हमारा जो उसके अंदर का सॉल्यूशन था वो बाहर की ओर आना स्टार्ट हुआ और इस प्रोसेस को हमने बोला प्लाज्मोलिसिस, और सेल को हमने बोला कि सेल क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। दूसरा हमने डिस्कस किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज्यादा है और बाहर सॉल्यूट कम है, तो क्या होगा, जो सेल के अंदर जो है पानी एंटर करना आपका स्टार्ट कर देगा। सेल के अंदर जब लिक्विड एंटर करना स्टार्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सेल कैसा हो गया, टर्जिड हो गया और ये कभी भी बर्स्ट कर सकता है। तीसरा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन और जो सेल है दोनों की डेंसिटी क्या है, इक्वल है, यानी कि यहां पे क्या होगी, नेट मूवमेंट क्या होगी, जीरो होगी, ना तो कुछ अंदर जाएगा और ना ही कुछ बाहर जाएगा। तो ये तीन स्पेशल केसेस हैं स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किए हैं। आज का जो ये लेक्चर है हमारा इतना ही रहेगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो सेल वॉल को भी डिस्कस करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आउटसाइड भी एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तीनों को जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से ये जो है समझ आ गया होगा। यहां से जो है क्वेश्चन बनना लाजमी है, तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जब हम सेल को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।